अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज हम कुछ ताख़ीर से कर रहे हैं। वक्त पर ही ऑन एयर हुए थे लेकिन ऑडियो के साथ अब कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो उस वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा प्रोग्राम में ताख़ीर हुई है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज हमें करना है इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से। ये ख़बर हम इसलिए शामिल करने जा रहे हैं, मैं चूँकि ख़ुद एक सहाफ़ी, एक एंकर पर्सन होने के नाते तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो मुंतखब हुए थे रुकने कौमी असम्बली, मारूफ टीवी एंकर और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनसे मेरी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं। कराची में चूँकि मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए काम कर रही थी तो उनसे गाहे गाहे कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाया करती थी। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही जिसे कहा जाए कि इंकिसार से मिलने वाले, बहुत ही आजिज़ी से मिलने वाले इंसान थे। आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र जो है वो 50 बरस थी। अच्छा नाज़रीन, जब हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कई बार सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स का हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि उनकी वफ़ात पर भी उनके ये जो दुनिया से चले जाने का अमल है ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तनाज़ात के बारे में, मसाइल के बारे में लोग ट्विटर क्या, फेसबुक क्या, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया करते थे। और बहुत सारे लोग अभी भी ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी नफ्सियात हैं वो ये कहते दिखाई देते हैं कि वो इस कदर डिप्रेशन में चले गए थे कि इस सारे डिप्रेशन की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से जो चीज़ें वो कर रहे थे, चाहे जो भी उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये तो खैर वक्त साबित करेगा। फॉरेंसिक भी हुआ है उस जगह का जहाँ से उनकी डेड बॉडी मिली है, उनकी जिससे खाकी उनका मिला है। फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन जब हम उनकी बात करते हैं ज़ाती ज़िंदगी की तो वो बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई हमें उनके दिखाई दी। लेकिन जब उनकी तीसरी बीवी दानिया शाह की जानिब से उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और खुला का मामला जब हुआ तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। हम ये भी जानते हैं, आपने भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें वो इल्तिजा करते हुए दिखाई दिए कि मैं रज़ाए इलाही और खुशनुदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ को गवाह बनाकर दानिया शाह को मुआफ़ करता हूँ और अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि वो भी उसे मुआफ़ फरमा दें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरा ये हुक्म बजा लाया। ये उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये भी लिखा कि वक्त मुकर्ररा पर तुझसे इत्मीनान वाली मौत का तलबगार हूँ। लेकिन नाज़रीन, उनकी वजाहतों के बावजूद उनकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात पर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस होती रही जो नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने सहाफ़त से लेकर सियासत तक एक बहुत ही मुतहरिक ज़िंदगी गुजारी। तहरीर हो, तकरीर हो, उससे लेकर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबाजात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके हालात ज़िंदगी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, ये रिपोर्ट हमें आपको दिखानी है। लेकिन ये रिपोर्ट आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, किसी की भी ज़ात पर कमेंट करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर कोई इस तरह का मामला आपकी अपनी ज़ात के साथ हो जाता है तो आप क्या फ़ील करेंगे, आप क्या महसूस करेंगे। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, इनके बच्चे भी थे, इनकी पहली बीवी से बुशरा साहिबा से, फिर उसके बाद उनकी जो दूसरी वाइफ थी, तीसरी वाइफ थी, और जो उनके स्कैंडल ज़िंदगी भर सामने आते रहे, जिस तरह से हम लोगों ने ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आवाम ने उसको सोशल मीडिया पर डिस्कस किया, उसकी वजह से आमिर लियाकत हुसैन जो है वो डिप्रेशन में चले गए। और अभी डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, अभी तक जो तफ्तीश हुई है इस मामले में वो भी ये कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से ऐसी सूरत हाल में गए कि उनकी मौत इस तरह से अचानक वाक़ हुई। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अफसोस का अमर ये है, अब पाकिस्तानी होने के नाते बड़े अफसोस से मुझे इस प्लेटफॉर्म से ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी, इवन जब मैंने ट्वीट किया, इवन जब मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट डाली उनके हवाले से कि वी आर सॉरी आमिर लियाकत के हमने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया बहैसियत कौम, तो उसके नीचे भी कुछ लोगों ने लिखा कि जी वो तो ये थे, वो थे। तो खुदारा आपसे इल्तिजा ये है कि उनकी ज़िंदगी में तो हमने उनके साथ जो किया सो किया, अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। मग़फ़िरत की दुआ कीजिए उनके लिए। कैसी उनकी ज़िंदगी थी, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, आज हम उन्हें ज़रूर याद करेंगे। ज़ाहिर है हमारे साथ ही थे, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हमारा इकट्ठे साथ रहा है उनके साथ। रिपोर्ट है हमारे पास, बड़े अफसोस से ये ख़बर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रिपोर्ट देखते हैं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। उनकी मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनकी तबीयत सुबह अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद फौरी तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को तशवीशनाक हालत में कराची की निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। अपनी तमाम तालीम उन्होंने कराची से मुकम्मल की
वो तालिब इल्मी के जमाने से ही मारूफ डिबेटर रहे। शोबे सहाफत में उन्होंने रेडियो चैनल के बाद निजी चैनल में न्यूज कास्टर की हैसियत से काम किया। इसके बाद 2001 से प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन शुरू किया और 2010 तक मुंसलिक रहे। माह रमजान में सहर और अफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन और प्रोग्राम्स को डॉक्टर आमिर लियाकत ने ही मुतारिफ कराया और अपने मुनफरिद अंदाज से इन ट्रांसमिशंस को नई जिद्दत बख्शी और नाजरीन के दिल मोह लिए। इसके अलावा मुतअद्दिद टीवी चैनल से भी मुंसलिक रहे, जहां उन्होंने रमजान की खुसूसी ट्रांसमिशंस की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का शुमार जहां टॉप रैंकिंग एंकर्स में होता था, वहीं वो एक अच्छे नात ख्वां भी थे। बारगाहे रिसालत में गुलहाल अकीदत पेश करते तो सुनने वाले भी खूबसूरत आवाज को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते थे। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। 2013 से 2015 तक उर्दन के रियल इस्लामिक स्ट्रेटजिक स्टडी सेंटर की जानिब से डॉक्टर आमिर लियाकत का नाम 3 बार दुनिया के 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने 2019 में पाकिस्तान टेलीविजन से अपना रिश्ता जोड़ा और रमजान ट्रांसमिशन की मेजबानी के फराज अंजाम दिए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने सियासत में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने 2002 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की टिकट पर कराची के हल्का NA 249 से इलेक्शन जीता और 2004 में उन्हें वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और ज़कात व उशर मुंतखब किया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 2007 में सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। बाद में उन्होंने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और कराची में कौमी असम्बली के हल्का 245 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। ईवान में उन्हें तकरीर करने का मौका मिला तो कभी अपनी पार्टी और हुकूमत की हामी और कभी मुखालफत में भी नजर आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑपोजिशन बेंचेस का भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी का भी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस वक्त इस दर्द को समझ रहे हैं, जो दर्द को समझ कर बात कर रहे हैं और जो नहीं चाहते कि इस वक्त सियासत हो। हम में से कोई नहीं चाहता, और जो इन बातों पर सियासत करेगा माजरत के साथ, फिर वो सियासत कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन चंद रोज से सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चलने वाले ट्रेंड से भी परेशानी का शिकार थे। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते की एक पोस्ट की निशानदही करते हुए लिखा था कि ये हम सब के लिए समझने का लम्हा है कि सोशल मीडिया कितना मुहलिक और खतरनाक हो सकता है। 22 मई को उन्होंने अपनी बेटी दुआ के हमरा ली गई माज़े की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो बेहद खुश थे। सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि दुआ अब मैं सो रहा हूँ, बहुत दूर हूँ मगर सालगिरह मुबारक बहुत करीब से। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल से जिंदगी के शोबे से वाबस्ता अफराद अफसुर्दा हैं। बिल्कुल जी, अपनी बेटी को ये बर्थडे उन्होंने दूर से विश किया था और अब वो हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए हैं। अपनी ट्वीट के अंदर जो उन्होंने जिक्र किया कि सोशल बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक रिसर्च मैं चाहूँगी आइंदा कुछ दिनों में हम आपसे वो शेयर भी कर रहे होंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। वो ये बताती है कि हमारे जो बिल्कुल टीनेजर बच्चे हैं, वो सिर्फ इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर वो अपनी कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उस तरह से उस पर कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, तो ये चीज़ जो है ये हमारे बच्चों को डिप्रेशन के अंदर धकेल रही है। हमें इस सब का बहुत ख्याल करना है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका हमें ख्याल करना है, जिसकी मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो ये है कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी कोई खामी, हमारी बुराइयाँ
دوسروں سے چھپی رہے ہیں, ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں دوسروں کا بھی کرنا چاہیے ہے. کیا میں یہ چاہوں گی کہ میری پرسنل لائف جو ہے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہو؟ آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ آپ کی پرسنل لائف, آپ کے گھر کا معاملہ کہیں پر ڈسکس ہو رہا ہو؟ ہرگز نہیں چاہے گا. تو پلیز اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی سوچئے, اور خاص طور پر اس طرح سے سوچئے کہ کس طرح سے یہ جو سوشل میڈیا پر بنائی گئی میمز ہیں اور دوسروں کے بارے میں کی گئی اس طرح کی باتیں ہیں, وہ دوسروں کی جان تک لے جاتی ہیں. بڑے بڑے لیجنڈس ہم نے اس طرح سے کھو دیے ہیں تنقید میں, اور کیا وحید مراد تو کیا پاکستانی فلم سٹار ننھا. طویل ایک فہرست ہے جس میں ایک اور نام عامر لیاقت حسین کا شامل ہوا. انتہائی افسوسناک خبر ہم نے شیئر کی ہے. آگے بڑھیں گے, بریک لے لیتے ہیں. پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم, جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے, تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ. سیاست, حکومت, معیشت, عدالت, کھیل, شوبز, عالمی منظرنامہ, ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. بڑھ رہی ہے گرمی, احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول, شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. خبر یہ ہے کہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے آئندہ اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے. بالکل ناظرین, FATF کا آئندہ اجلاس جو ہے وہ جرمن دارالحکومت برلن میں 13 جون سے 17 جون تک ہونے جا رہا ہے. جرمن میڈیا نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس میں پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالے جانے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہیں. پاکستان کے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات اس لیے بھی موجود ہیں کیونکہ پاکستان نے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے 2018 کا جو ایکشن پلان دیا گیا تھا پاکستان کو, اس کے تمام اہداف کو تقریباً مکمل کر لیا ہے. حکومت پاکستان نے یورپی ممالک کے ساتھ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے سفارتکاری میں سنجیدگی دکھائی ہے, اور پاکستان کے جو وفاقی وزیر ہیں برائے تجارت سید نوید قمر, انہوں نے گزشتہ ماہ یورپ کے اہم ترین ممالک کا دورہ بھی کیا تھا اور یورپ کو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کے اسٹیٹس کے حوالے سے پاکستانی موقف کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی. اس کے علاوہ ناظرین, جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری اور وزیر مملکت جو ہیں برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر, انہوں نے بھی اعلیٰ سطح پر رابطے کیے ہیں اور پاکستان کو 2018 میں جو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا اس سے نکالنے کے لیے ان دونوں شخصیات نے بھی بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں. اب یہ خبریں جب آ رہی ہیں کہ یہ ایفرٹس کامیاب ہو سکتی ہیں تو ہم نے رابطہ کیا ہے جی. ہم بات کریں یونس خان سے, سینئر صحافی ہیں, فرانس میں موجود ہیں. ایسی تمام خبریں ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, ہم سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ انہی کا تجزیہ جو ہے وہ جان لیتے ہیں. معتبر صحافی ہیں, انتہائی معتبر نام ہے. السلام علیکم یونس خان, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام.
यूनुस, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप हमारे साथ मौजूद हैं। खासी अहम खबर है आपके पास इस बार पाकिस्तान के हवाले से। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, मैं देखने वालों को भी, कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 13 जून से बर्लिन में इजलास होने जा रहा है, इसका एजेंडा क्या होगा? हम पाकिस्तानियों को कितनी होप रखनी चाहिए FATF के इस लिस्ट से निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से? देखिए, ये फाटफ का जो इजलास होता है हर साल 3 दफा होता है, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। और इस इजलास में जिस ममालिक ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई होती है उनको निकाल दिया जाता है, या जिन्होंने नहीं दिखाई होती है तो उसमें ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट के हवाले से फैसले किए जाते हैं। और ये फैसले उन रिपोर्टों के जरिए की जाती है जो उनकी जिली तंजीमें करती हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जब फरवरी में भी पाकिस्तान के हवाले से बात की गई थी फाटफ में, तो उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम उमूर पर काम किया था। और लेकिन जो हमने बताया भी था, आपसे भी ये बात शेयर की थी कि हमने सफारतकारी के हवाले से, लॉबिंग के हवाले से एक कमजोरी दिखाई थी। इस दफा जो हम चीज देख रहे हैं, ये लॉबिंग के हवाले से, सफारतकारी के हवाले से हमने यूरोप को एंगेज किया है। यूरोप के हम ममालिक के साथ हमने रब्ता किया, क्योंकि हमें फाटफ में सबसे ज्यादा जो मुखालफत होती है वो यूरोप से ही होती रही है। जर्मनी जो है इस टाइम फाटफ की सदारत कर रहा है। इस दफा जो 13 से 17 तारीख तक ये इजलास होने जा रहा है, ये जर्मन की दारुल-हुकूमत बर्लिन में हो रहा है। और इस दौरान जर्मन वजारत खारजा का पाकिस्तान का दौरा भी इंतहाई अहम है। तो हमारे ज़राए यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इस दफा बेहतर खबर हो सकती है। अच्छी खबर आ सकती है। अच्छा, अगर ये अच्छी खबर आती है तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है मुस्तकबिल में? मैं बस ये चाह रही हूँ, यूनुस के बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं इस लिस्ट के, अगर पाकिस्तान का नाम शामिल होने से पाकिस्तान के क्या नुकसान हुए हैं, तो इस ग्रे लिस्ट से निकलने का कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए निकलना इससे? लेकिन जब कोई भी मुल्क ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में होते हैं तो उस पर इक्तिसादी तौर पर बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बहुत से पाबंदियां होती है। बैनुल-अक़वामी ममालिकों या कोई इदारे हो, वो जब आपके साथ मामलात तय करते हैं तो ग्रे लिस्ट के हवाले से हमारी पोजीशन बहुत कमजोर होती है। और बहुत से ममालिक या इदारे आपके साथ कारोबारी हवाले से हिचकिचाहट करते हैं। ग्रे लिस्ट की वजह से IMF और दूसरे बैंक्स भी जब आपके साथ मामला तय करते हैं तो उनकी शराइत इंतहाई सख्त होती है। 2018 जून में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में है और अब तक हम ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान कर चुके हैं। तो जब हम ग्रे लिस्ट से निकलेंगे तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, मनी ट्रांसफर के हवाले से पाकिस्तान के लिए मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। कारोबार के हवाले से भी हमारे ताजरों के लिए आसानियां होंगी। और ममालिक के साथ और इदारों के साथ भी जब हमारे मामलात होंगे वो मजीद बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान के माशी तौर पर एक मुस्बत पैगाम जाएगा और पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए इंतहाई अहम है। ठीक है, पाकिस्तान की मईशत के लिए तो बड़ा अहम है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम है। बड़ी खुशाइंद खबर है जो आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये खबर जो है ये बहुत सारे लोगों पर बड़ी गिरह गुजर रही होगी। हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ जो है सरगर्मियां पहले से शुरू कर दी गई होंगी। मैं इशारा कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की, जो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ FATF को लेकर प्रोपेगेंडा करता चला आया है। तो अब की बार आपको लगता है कि नहीं, कुछ भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो काम नहीं कर पाएगा, या कहीं ना कहीं असरात आ सकते हैं कुछ? देखिए, फाटफ के अंदर से जो हमें अपने ज़राया बता रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से इस दफ़ा 2 तजावीज़ पेश की गई। ये पहली तजावीज़ तो ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, और अगर इस पर इत्तेफाक नहीं होता तो पाकिस्तान के जितनी भी इक़दाम है उसको सराहा जाए और पाकिस्तान एक वफद भेजाए और अक्टूबर के उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। तो अभी तक जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। आपने हमसाया ममालिक की मुखालफत हमेशा होती है, लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा मुखालफत थी वो यूरोप से थी। यूरोप को इस दफा पाकिस्तान ने सफारतकारी के जरिए एंगेज किया है। हमारी जो वजीर तजारत है उन्होंने अहम ममालिक का दौरा किया। यूरोप के बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हमारे वजीर खारजा और वजीर मुमलिकत बराए खारजा ने यहाँ पे बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए राब्ते किए हैं यूरोप के साथ। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चलें कि जो दुनिया के बड़े इदारे होते हैं उसमें हमेशा फैसला साजी के हवाले से लॉबिंग अहम तस्वर की जाती है। पाकिस्तान इस दफा बेहतर लॉबिंग की है। अगर हमारे कोई मुखालिफ या दुश्मन इस हवाले से कुछ इकदाम करते भी हैं तो पाकिस्तान ने पहले ही कवानीन वगैरह के हवाले से, कानून साजी के हवाले से जो कार्रवाई है वो उन्होंने कर चुके हैं।
सिर्फ सफारतकारी की वजह से हम आज तक ग्रे लिस्ट में थे, और इस दफा जो हम देख रहे हैं कि पेशरफ सफारतकारी की वजह से बेहतर हुई है, तो उम्मीद यही है कि हमारे इस दफा बेहतर नताइज होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनुस खान। वी आर रियली सॉरी, आज हमारा प्रोग्राम चूंकि ताखीर से स्टार्ट हुआ, हमें वक्त आपको ज़्यादा देना था, ज़्यादा इस मामले पर बात करनी थी, मामला बड़ा अहम है, लेकिन प्रोग्राम चूंकि ताखीर से शुरू हुआ है, बाकी चीज़ें भी हमें शामिल करनी है, आपको हमें शुक्रिया कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, आगाह कर रहे थे, और जो भी अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी यकीनन हम आपसे इस बारे में आपका तज्जिया भी लेंगे, और जो भी खबरें आपके पास होंगी वो भी अपने देखने वालों से आपके तवज्जुह से शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया यूनुस खान। पेरिस से मेरे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी। प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है, कुछ मज़ीद खबरें आप तक पहुंचानी है, दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको बताना है। अमेरिका का रुख करना है, जहां अमेरिकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में होने वाले अमेरिकी ममालिक सरबराही इजलास में, आज जो कि लॉस एंजलिस में हो रहा है, सदर बाइडन ने अमेरिका समिट के इफ्तिताही गाला में गुफ्तगू की और उस दौरान इलाकाई रहनुमाओं से जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और इसे मजबूत बनाने पर जोर दिया है। जबकि इस समिट में अमेरिकी सदर ने लातीनी अमेरिका में चीन का जो असर रसूख है उसको कम करने के लिए नए इक़्तिसादी ताउन के मंसूबों का जिक्र किया। जबकि सदर बाइडन की जानिब से खित्ते में माइग्रेशन के मसाइल के हवाले से नए मंसूबे के ऐलान की तवक्को है, लेकिन इस समिट में होने वाली पेशरफ्त में मैक्सिको समेत दीगर ममालिक के बॉयकॉट रुकावट बन सकता है। वाशिंगटन की जानिब से लातीनी ममालिक क्यूबा, निकारागो और वेनेजुएला के सरबराहान का नाम फहरिस्त निकालने के बाद खित्ते के कई अहम ममालिक, जिनमें मैक्सिको है, बोलीविया है और दीगर ममालिक हैं, उनके सरबराहान मुमलिकत ने समिट में एहतजाजन शिरकत नहीं करनी है। वाशिंगटन ने वजाहत ये की है कि फहरिस्त से निकाले गए अमेरिकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उसूलों पर पूरे नहीं उतरते हैं, लेकिन अब जो दूसरे ममालिक हैं उनकी जानिब से समिट के बॉयकॉट से बाइडेन इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है। माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं? अगर ये लोग इस समिट में शिरकत नहीं करते हैं तो किस जानिब इसका इशारा जाता है? क्या वाक़ईतन अमेरिका का पड़ोसी ममालिक पर असर रसूख जो है ख़त्म हो रहा है? रिपोर्ट है इस बारे में हमारे पास, आपसे शेयर करें। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में नवी अमेरिकी सरबराही कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने शुमाली और जनूबी अमेरिकी ममालिक के सरबराहान से खिताब में मुहाजिरीन के मसले पर बात की। अमेरिका की सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका की तरफ मुहाजिरीन की लहर में मुस्तकिल इजाफे की वजह रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ शुरू करदा जंग के नतीजे में बदहाली की तरफ गामजन आलमी इक्तिसादियात है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आलमी अफरात ज़र का दबाव पुतिन की यूक्रेन के खिलाफ शुरू करदा जालिमाना जंग की वजह से और भी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया है। कुंभों के लिए अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा करना और भी दुश्वार हो गया है, और ये सब अनासर मुहाजिरीन की लहर में इजाफे का सबब बन रहे हैं। सदर जो बाइडन की जानिब से खित्ते में माइग्रेशन के मसाइल के हवाले से नए मंसूबे के ऐलान की तवक्को की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने लातीनी अमेरिका के साथ नए इक्तिसादी ताउन के मंसूबों का जिक्र भी किया है। इस सरमायाकारी का मकसद खित्ते में चीन के बढ़ते असर और रसूख को कम करना है। समिट के पहले रोज खित्ते में सेहत के मसाइल पर भी बातचीत हुई। अगले 5 साल के दौरान खित्ते में तिब्बी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की खुसूसी तरबियत के लिए $100 मिलियन की इमदाद जारी करने का ऐलान भी किया गया, जबकि खित्ते में खुराक का अदम तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने के लिए $300 मिलियन से ज्यादा की इमदाद का ऐलान मुतवक्की है। लेकिन इस समिट में होने वाली पेशरफ्त में मैक्सिको समेत दीगर ममालिक के बायकाट रुकावट बन सकती है। क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ को इजलास में मदऊ न करने के अमेरिका के हतमी फैसले के बाद मैक्सिको समेत बोलीविया के सरबराहान ने समिट का बायकाट कर दिया था। मैक्सिको, बोलीविया और दीगर ममालिक के रहनुमा तवील अरसे से कह रहे थे कि अगर अमेरिका तमाम अमेरिकी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ नहीं करता तो वो सरबराही इजलास में शिरकत से इनकार कर देंगे। इसी हवाले से 21वीं बोलिवेरियन इत्तेहाद बराए अमेरिकी समिट ने चंद रोज कबल एक बयान भी जारी किया था, जिसमें अमेरिका की जानिब से सरबराही इजलास की मेजबानी के मौके पर कुछ लातीनी अमेरिकी और कैरिबियन ममालिक के खिलाफ इम्तियाजी तर्ज अमल की शदीद मजम्मत की गई थी। अमेरिका का कहना है कि अहम ममालिक के रहनुमाओं का इस समिट में शिरकत न करना इस बात को जाहिर कर रहा है कि अमेरिका का पड़ोसी ममालिक में असर व रसूख कम हो रहा है। अब देखने ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद अमेरिका खित्ते में अपनी साख बहाल करने में कामयाब होता है कि नहीं। प्रोग्राम में अब हमें कुछ आपको बतानी है अफ्रीका की सूरत हाल। अफ्रीकी ममालिक की हम बात जब भी करते हैं वहाँ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे पास सामने आ रहे होते हैं, ऐसी खबरें आ रही होती हैं।
آج ہم مغرب کی ملک صومالیہ کا رخ کرنے جا رہے ہیں جو 40 سال کی بدترین قحط کا شکار دکھائی دیتا ہے. غذائی بحران جو ہے یہاں پر اس سے بچے مرنے لگے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی یہ بتا رہی ہے کہ اسپتالوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال اگر بات کریں تو غذائی قلت کے شکار بچوں میں 55% اضافہ ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے یونیسیف، اس کا کہنا یہ ہے کہ صومالیہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں قحط سالی سے آنے والے دنوں میں بچوں کی اموات تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہے. اگر دنیا نے صرف یوکرین کے مسئلے پر توجہ مرکوز رکھی اور اس معاملے میں فوری اقدامات نہ کیے تو یہاں حالات مزید سنگین ہو جائیں گے. صومالیہ میں مسلسل بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، مویشی مر رہے ہیں، خوراک کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. یہاں پر کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں جن کی نشاندہی یونیسیف کی جانب سے کی گئی ہے، رپورٹ میں جانیے. صومالیہ میں شدید قحط سالی بچوں کی جانیں لینے لگی. 40 سال کی بدترین خشک سالی کے شکار ملک میں بارشوں کے گزشتہ 4 سیزن میں بارشیں نہایت کم ہوئی ہیں اور رواں سال بھی بارشوں کا سیزن خشک گزرنے کے امکانات ہیں. بارشیں نہ ہونے سے زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور ملک میں خوراک کی شدید کمی ہو چکی ہے، جبکہ یوکرین میں تصادم کی وجہ سے اناج کی سپلائی متاثر ہو جانے سے صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے. بحران کے سبب غذائی قلت کے شکار افراد کے علاج کے لیے کھولے گئے کلینکس میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 55% اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ خبر ایجنسی کے مطابق صرف رواں سال کے آغاز سے اب تک ملک میں غذائی قلت سے 448 اموات ہو چکی ہیں. صومالیہ میں موجود اقوام متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر ہزاروں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ ڈیٹا ابھی موجود نہیں. 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد آبادی والے صومالیہ کی تقریباً 40% یعنی لگ بھگ 60 لاکھ افراد خوراک کی انتہائی شدید قلت سے دوچار ہیں. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کا حالیہ صورتحال پر کہنا ہے کہ صومالیہ سمیت دیگر پڑوسی ممالک میں قحط سالی سے آنے والے دنوں میں بچوں کی اموات تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہے. اگر دنیا نے توجہ صرف یوکرین کے مسئلے پر مرکوز رکھی اور اس معاملے پر فوری اقدامات نہ کیے تو یہاں حالات سنگین ہو جائیں گے. امدادی ایجنسیوں نے اپریل میں خبردار کیا تھا کہ قحط کی وجہ سے بچے اس کا سب سے زیادہ شکار ہوں گے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ تقریباً 14 لاکھ بچوں کو انتہائی غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ان میں سے 1/4 کی بھوک کی وجہ سے ہلاکت ہو سکتی ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی اور وسطی صومالیہ میں حالات نہایت سنگین ہیں اور اس خطے میں اموات اور غذائی قلت سب سے زیادہ ہے، لیکن ان علاقوں پر الشہاب نامی شدت پسند تنظیم کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس خطے میں امداد پہنچانا نہایت مشکل ہے. لوگوں کی بڑی تعداد وسطی اور جنوبی علاقوں سے صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں بنائے گئے پناہ گزینوں کے کیمپوں کا رخ کر رہی ہے، جس کے باعث دارالحکومت پر بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے قحط سالی کا شکار ملک صومالیہ کے لیے ہنگامی امدادی فنڈ بھی قائم کیا گیا، لیکن 1.5 ارب ڈالر کی مطلوبہ رقم کا اب تک صرف 18% ہی جمع ہو سکا ہے اور 30 لاکھ سے زائد افراد کی مدد کے لیے فنڈز کی کمی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ملک کے غریب ترین کنبے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جنہیں اپنی مجموعی آمدنی کا 70 سے 80% تک کھانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے. 2011 میں خشک سالی کے نتیجے میں قحط اور تصادم کی وجہ سے صومالیہ میں 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے. ماہرین کی جانب سے ایک بار یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر لاکھوں افراد کی فوری امداد کے لیے کوششیں تیز نہ کی گئیں تو ایک دہائی قبل جیسی صورتحال کا سامنا پھر سے کرنا پڑ سکتا ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.